चैप्टर नंबर 7 का ये टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है वैल्यू ऑफ जी decreases with altitude। तो पहले तो हमें ये समझना है कि हमने इस डेरिवेशन के अंदर बेसिकली प्रूफ क्या चीज़ करनी है, क्योंकि हर डेरिवेशन में ना हम कोई ना कोई चीज़ प्रूफ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके नाम को गौर करें तो वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, यानी वैल्यू ऑफ जी का डिक्रीज होना विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हाइट या ऊंचाई। ऊंचाई के साथ साथ जी की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिक्रीज होना। इसको हम आसान अल्फाजों में यूँ समझ सकते हैं कि हम अगर किसी भी चीज़ को ज़मीन से उठा के ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हम क्या नोटिस करते हैं कि उस वैल्यू, इस बॉडी की वैल्यू ऑफ जी क्या हो रही है? कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो इससे ये बात साबित होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हाइटेड प्लेस पर लेकर जाया जाएगा तो उसकी हमेशा जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड प्लेस पर रखा है यानी ज़मीन की सतह पर रखा है तो उसकी जी की वैल्यू कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली सिंपल होता है, आसान होता है, और वो निकलती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू आपको पता है ना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ज़मीन से हाइट पर मौजूद है, मिसाल के तौर पे 100 मीटर या 200 मीटर या 250 मीटर की हाइट पर है और हम ये चाहते हैं कि उसकी जी की वैल्यू मालूम करें, तो फिर कैसे मालूम होगी? उसके लिए हम आज की क्लास में ये फार्मूला ड्राइव करेंगे या पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले किसी भी जब डेरिवेशन का स्टार्ट लिया जाता है तो उसकी स्टार्टिंग किसके साथ होती है? उसकी सपोजिशन के साथ होती है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक काम ये करता हूँ कि सपोजिशन लिख देता हूँ आपके सामने। जी बेटा, ये मैंने आपके सामने कुछ वर्डिंग लिखी है। इस वर्डिंग को मैं अभी आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्डिंग है क्या। बेसिकली बुक में आपको ये पेज नंबर 116 पर मिल जाएगी। अभी देख लें ज़रा। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m। हम ये कंसीडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है? m है, स्मॉल m। ऑन अर्थ सरफेस, ज़मीन की सतह पे उसको रखा गया है, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द अर्थ, ज़मीन के और उस बॉडी के दरमियान एक अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक है। टू द वेट ऑफ द बॉडी, वो अट्रैक्शन फोर्स क्या है? उसका वेट है। क्योंकि हम जब भी वेट की डेफिनेशन देते हैं तो वेट की डेफिनेशन में क्या कहते हैं? द फोर्स with which earth attract the body towards its center। हमने इसके लिए एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को गौर से देखें तो ये कंसीडर कर लें अर्थ, ज़मीन बनी हुई है ये, ठीक है। इसको हम इसके मास को me से शो करते हैं यानी मास ऑफ अर्थ। इसका जो रेडियस है यानी सेंटर पॉइंट से लेकर इसके किसी भी कॉर्नर तक के डिस्टेंस, इसको क्या कहते हैं? r कंसीडर करते हैं। और हमने ये दिखाने के लिए कि हम किसी भी बॉडी को जब ऊपर लेकर जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई भी चीज़ रखी है तो आपको देख के अंदाज़ा नहीं होता कि इस बॉडी का वेट कितना है। अंदाज़ा कब होता है? कि जब उस बॉडी को उठाया जाता है ज़मीन से ऊपर की तरफ। तो यूँ कंसीडर कर लें कि ज़मीन के सेंटर से उस बॉडी को ऊपर की तरफ लेकर गए तो उसे ऊपर उठाने के लिए जो चीज़ उस पर अप्लाई हुई है वो फोर्स है, और फोर्स और वेट दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी पूरी क्या है? कंसीडरेशन है, फॉर्मूला था। आपको याद होगा हमने ग्रेविटेशनल फार्मूला जो इस चैप्टर में पढ़ा था वो फार्मूला था F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। याद है ना? ठीक है। सेम इसी ग्रेविटेशनल फार्मूले को इस सपोजिशन के साथ कंपेयर करा दिया जाएगा जैसे कि मास ऑफ अर्थ में करवाया था, ठीक है। यहाँ मेंशन करें आप इसको वर्डिंग की फॉर्म में, बाय कंपेयरिंग। जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयरिंग में कुछ चीज़ें चेंज होंगी। F इज इक्वल टू कैपिटल G अपनी जगह रहेगा, m1 आप मान लें मास ऑफ अर्थ को यानी me से शो हो जाएगा वो, m2 आप मान लें मास ऑफ द बॉडी को जो m से शो हो जाएगा, और r किसको मान लेंगे हम? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ को यानी कि r का स्क्वायर। एक चीज़ नोट करें, मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन में रेडियस ऑफ अर्थ हमने RE लिया था और यहाँ इस केस के अंदर
रेडियस ऑफ अर्थ को सिर्फ r से शो कर रहे हैं। अभी आपको फ़र्क पता लग जाएगा ये r मैंने क्यों लिया है, r e क्यों नहीं लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला चेंज हो गया। चेंज करने के बाद क्या होगा, हम ये बात जानते हैं कि ऊपर यहाँ मेंशन भी हुई है कि जो f है वो बराबर किसके है, w के, और w किसके बराबर है, mg के। ये बात ऑलरेडी डिस्कस्ड हुई हुई है पहले भी, ठीक है। तो लिहाजा इस mg से इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा और यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, mg इक्वल टू कैपिटल G m e m ओवर r स्क्वायर। सही बेटा, यहाँ तक बात क्लियर है। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, m से m कैंसिल हो रहा है, ये m इस m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये m इस m से कैंसिल होगा, पार्ट्स में डेरिवेशन करवा रहा हूँ मैं, तो हमारे पास फाइनली जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m e डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सही बेटा, यहाँ तक हम एक ऐसा फॉर्मूला फाइंड आउट कर पाए हैं कि जिस फॉर्मूले के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं। कैपिटल G m e और r तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम सब जानते हैं 6.67 x⁻⁻11 होती है। m e क्या है, मास ऑफ अर्थ है। मास ऑफ अर्थ हम क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 6 x⁻24 kg, याद है ना। और तीसरी चीज़ है रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में ही जो आपको मास ऑफ अर्थ कैलकुलेट करवाया था उसमें रेडियस ऑफ अर्थ को यूज़ किया था 6.4 x⁻6। तो ये तीनों वैल्यूज़ जब आप पुट करेंगे और पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो जो आपके पास g आएगा वो कितना आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ये याद रहे कि ये जो g की वैल्यू आएगी ये आएगी उस वक्त की जब आप किसी भी चीज़ को ज़मीन की सतह पे रखते हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर। क्या हमें इस डेरिवेशन में ये मालूम करना है कि जब सरफेस ऑफ अर्थ पे कोई चीज़ हो तो मालूम कैसे की जाएगी, नहीं। हमें ये मालूम करना है कि उसको जब हम ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तब उसकी जी की वैल्यू कैसे मालूम होगी। तो उसके लिए हमें एक अलग फार्मूला डिवाइस करना पड़ेगा। इस फार्मूले को डिवाइस करने के लिए हमें लाजमी तौर पर इसके बाद कुछ मज़ीद वर्डिंग इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो पहले मैं वो वर्डिंग लिख दूँ, ठीक है। बात यहाँ तक हुई थी कि जो स्मॉल g है इससे हमें ये जो फार्मूला मिला है, ये फार्मूला सिर्फ स्मॉल g की वो वैल्यू मालूम करने के लिए है जब हम ग्राउंड सरफेस पे कोई भी बॉडी रखते हैं। अब इसको जब हम मालूम करने जाएंगे एक ऐसा फार्मूला कि जिसको हमें हाइटेड ऑब्जेक्ट के लिए मालूम करना हो, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। एक इक्वेशन बनाएंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। जो इक्वेशन बनेगी उसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। बाद में उन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कराएंगे और फाइनली हमें वो फार्मूला मिल जाएगा। क्या सपोजिशन है ज़रा देखिएगा। यही बात जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कही थी कि इसके राइट साइड पे जो जो चीज़ें मौजूद है उसमें दो चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट है। सिंस कैपिटल G एंड m e यानी मास ऑफ अर्थ आर कांस्टेंट, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट है, ना तब्दील होने वाली हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी स्मॉल g यानी कि डिक्रीजेज विद इंक्रीज डिस्टेंस यानी कि r। वही बात जो बिल्कुल शुरू में बताई गई कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है यानी कि g है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। किसके वजह से, अगर डिस्टेंस क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। यानी ज़मीन से किसी भी चीज़ का डिस्टेंस आप बढ़ा दें तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज़। और ऐसे रिलेशन को जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है, हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, इन्वर्स रिलेशन, ठीक है। तो यही चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म में आप अगर देखें तो आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ जाएगी कि यहाँ पर आप r यानी डिस्टेंस को बढ़ाएंगे अगर, तो इस डिस्टेंस के बढ़ाने से जो ग्रेविटी है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। लेकिन वही वाली बात जो मैंने इससे पहले भी बताई आपको डेरिवेशन में, ये 2:1 का रेशो है। यानी जितना आप डिस्टेंस को बढ़ाएंगे ग्रेविटी उसकी हाफ कम हो जाएगी।